now next question, as you can see here, is a question of coordinate geometry, isn't that? Consider any 2 points P and Q on the variable line y is equal to mx plus 3 times m, such that angle subtended by two given points A and B at P and Q is always a right angle. Find range of m. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक वेरिएबल लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको दी हुई है y इज इक्वल टू mx प्लस 3m. एक वेरिएबल लाइन है. वेरिएबल क्यों? बिकॉज m इज अननोन हियर, so that's a variable line. Variable line means a collection of a set of infinite many lines such that angle subtended by two given points A and B. So let us draw a figure here. So angle subtended by the points, so let us 1 2 3, तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया A which is 3,0 and then this is 1 2 3, तो ये पॉइंट हो गया आपका B which is 0,3. फाइन. तो A और B जो दो फिक्स गिवन पॉइंट्स हैं, दे सबटेंड एट P and Q, and where are those 2 points? Those 2 points P and Q always lie on this variable line. तो जैसे जैसे जिसको हम कहेंगे लाइन वेरी करेगी, वैसे वैसे आपके पॉइंट्स P और Q भी वेरी कर रहे हैं बच्चों, लेकिन A और B दो फिक्स पॉइंट्स हैं. ठीक है. सो वी and A and B are subtending like angle 90 degree angle at A, P also, at Q also. Find range of M. हमें M का रेंज चाहिए बच्चों. अब यहाँ पे इस क्वेश्चन इसको यहाँ पे देखिए. ठीक है. ये जो वेरिएबल लाइन है वो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही, जो हमें दिख रहा है. कैसे? पुट y इक्वल टू 0, x कितना आ गया -3. इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा है यहां पे जिससे कि ये वेरिएबल लाइन हमेशा पास कर रही है. सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स अ set of infinite many lines all passing through a given point -3,0. ठीक. अब देखिए A और B ये दो फिक्स पॉइंट कहां पे, किस जगह पे, किस पॉइंट पे हमेशा राइट एंगल बनाएंगे? ये प्रॉपर्टी किसकी है बच्चों? ये प्रॉपर्टी है सर्किल की. और सर्किल के डायामीटर के लिए ये थ्योरम है दैट डायामीटर ऑलवेज सबटेंड्स राइट एंगल एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्किल. तो जब तक आपके पॉइंट्स P और Q सर्किल पे हैं तब तक AB जो है, AB लाइन सेगमेंट जो है वो सर्किल पे हमेशा राइट एंगल ही बनाएगा. तो इसको अगर हम डायामीटर मानते हुए एक सर्किल बना लें तो कुछ ये मान लीजिए कुछ ऐसा ये सर्किल बन जाता है. तो जो मान लीजिए कुछ ऐसा सर्किल, उतना सुंदर तो नहीं, मान लेते हैं डायमीटर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, बट ठीक है, assumed again कि दैट्स योर डायमीटर AB. ठीक है. अब देखिए इनफिनाइट मेनी लाइंस पासिंग थ्रू -3,0, तो इनफिनाइट मेनी लाइंस. अब ये लाइन जहां जहां इस सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉइंट्स आप ये P एक Q मान लीजिए, ये यहाँ P यहाँ Q मान लीजिए, हर पॉइंट पे जो ये डायमीटर है राइट एंगल बना रहा होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, अनटिल अनलेस एक पॉइंट आपका A और B पे मैच ना कर जाए, वो एक अलग बात है. ठीक है. लेकिन P और Q पे वो हमेशा राइट एंगल ही बनाएगा. अब आप बताइए रेंज क्या? तो रेंज सिंपल सी है. अगर ये जो है आपका यहां से ये टेंजेंट हो जाए इस सर्किल पे, और दूसरा ये है कि ये इस पे टेंजेंट इधर से हो जाए. तो अब अगर इफ आई चेंज द कलर, सो ये जो दो ग्रीन कलर लाइन है, ये जो टेंजेंट्स हैं टू द सर्किल, सो टू लाइंस ऑफ दिस family, two lines out of these infinite many lines which are tangent to the circle drawn from the point -3,0. ये दो ऐसे लाइन हैं जिनके बीच में ही वो सारी लाइंस पॉसिबल हैं जब वो सर्किल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी और फिर वहां पे जो डायमीटर है भी उन पॉइंट्स पे राइट एंगल बनाएगा बच्चों. ठीक है. सो द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि हमें अगर ये टेंजेंट पता चल जाए, अगर हमें यहाँ पे ये टेंजेंट्स की इक्वेशन पता चल जाए, ठीक है, उसके लिए पहले हम लोग अगर कोई प्रयास करें तो थोड़ा सा सर्किल की इक्वेशन लिखते हैं. सो नाउ सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर विच AB इज डायमीटर, फॉर विच AB is the
diameter for which AB is the diameter. ठीक है, तो AB जो डायमीटर है इसका ऑब्वियसली हमें सेंटर पता है एंड दैट इज 3/2, 3/2. मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर इज द सेंटर. तो सेंटर हमें यहां पे पता है बच्चों. ठीक, तो सर्किल आ जाएगा. सो दिस इज तो सर्किल इज लाइक, तो सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 होल स्क्वायर. रेडियस, एंड हाउ मच इज रेडियस? तो रेडियस इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, तो 9 + 9 18, 3√2/2, तो इट्स लाइक 3/√2 होल स्क्वायर. तो 3/√2 होल स्क्वायर. तो ये आ गया आपका, या 9/2 लिख लेते हैं इसे. तो 9/2 ये हो गया आपका सर्किल की इक्वेशन. ठीक है, तो अगर ये सर्किल आ गया तो फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है, इस सर्किल पे टेंजेंट की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म इज टू द circle in slope form is, and we know this is capital Y is equal to m times capital X plus minus r under root of 1 plus m square. कैपिटल Y क्या है? तो ये हमारे लिए जो भी ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म है जहां पे Y का कोफिशिएंट 1 है, कैपिटल Y है, और जहां पे ये हमारा कैपिटल X है, तो आप यहां पे लिखेंगे. सो द इक्वेशन इज Y minus 3/2 is equal to m times X minus 3/2 plus minus, let us consider just one case here, why to write both the one. ठीक है, क्योंकि वो अल्टीमेटली पैरेलल का तो सीन है नहीं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट हमें टेंजेंट चाहिए, तो पैरेलल का तो कोई सीन यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो एक ही मान लेते हैं, फिर देखा जाएगा. सो प्लस रेडियस इज 3/√2 1 plus m square. Now which tangents do we need out of these infinite many tangents we need that passes through -3, 0. तो y की जगह तो 0 हो गया. तो यहां पे अब आप लिख सकते हैं -3/2 m times, and this is -3 minus 3/2 -9/2 plus 3/√2 times under root of 1 plus m square, isn't that? ये आ गया आपका. ठीक है, तो एक चीज तो खैर चलिए अच्छी बात है, 3 कैंसिल हो रहा है, ये हमें दिख रहा है. और फिर 2 भी अगर हम हटा दें तो ये √2 हो गया, ये √2 हो गया, और ये भी गया. ये टर्म्स उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3m/√2 एंड देन दिस इज लाइक -1/√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारा गया 1 plus m square. सो व्हाट डू वी गेट हियर? सो यहां पे आ गया आपका 9m² by 2 plus 1/2 एंड देन इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2ab से तो ये हो जाएगा -3m is equal to 1 plus m square. So that finally gives us 7m²/2 and then this is like -3m and -half equal to 0. इसे हटा दीजिए. 7m² minus 6m minus 1 equal to 0. 7m² minus 7m plus m minus 1 equal to 0. तो यहां से दो फैक्टर हो गया, एक 7m plus 1 और एक m minus 1. Isn't that बच्चों? तो दो वैल्यू आई यहां से एज एक्सपेक्टेड, जो फिगर में भी दिख रहा था, एक पॉजिटिव स्लोप एक निगेटिव स्लोप. पॉजिटिव स्लोप 1 आ गया, ठीक है, और निगेटिव स्लोप जो है वो यहां से -1/7 आ गया. तो दो वैल्यूज आई यहां पे. ठीक है, अब ऑब्वियसली -1 ये इसका स्लोप हो गया 1 और इसका स्लोप हो गया लाइक -1/7. तो इन दोनों के बीच में आने वाली सारी लाइन के लिए आप दो ऐसे पॉइंट्स इस लाइन पे मिलेंगे PQ, जहां पर AB जो है वो हमेशा राइट एंगल बना रहा होगा. सो द आंसर इज M बिलोंग्स टू द रेंज, दिस इज -1/7 to 1 बच्चों. तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन जो इंपॉर्टेंट था वो एक तो ये था कि सबटेंस राइट एंगल, दो फिक्स पॉइंट किसी भी वेरिएबल पॉइंट पे अगर राइट एंगल बना रहे हैं तो वो सर्किल की प्रॉपर्टी है. दूसरा ऑब्जर्वेशन ये था कि वेरिएबल लाइन तो है इनफाइनाइट मेनी लाइंस दैट, बट दे आर ऑल पासिंग टू द फिक्स सेम फिक्स पॉइंट -3, 0.
So with the help of these two observations, we could solve this easily here. एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स। बच्चों 15 सितंबर से ड्रॉपर्स के लिए नया बैच चालू हो रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी नंबर 1 फैकल्टीज इस बैच में है। मैथ्स में आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसके सर पढ़ाएंगे, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीएमएस सर पढ़ाएंगे, और फिजिकल केमिस्ट्री बीजे सर पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स की क्लासेस इसमें 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइंड कोर्स है, सब कुछ है इसमें, होमवर्क शीट है, पूरा स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा, टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग इज देयर। और बिल्कुल टाइम से ये कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक हम इसको 100% फिनिश कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा कर दी है हमने, ताकि बिल्कुल रिलैक्स में एक एक पॉइंट कवर करके पढ़ाया जाए। तो बच्चों ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बस 1 या 2 दिन ही बाकी है, 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों, अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स इस वक्त चले हुए हैं। अगर आप IIT में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 और 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल का IIT में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको साथ में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से उसका प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप IIT के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या 2 साल का, उसके साथ आपको CBSE का 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, समझ लीजिए बच्चों 50% की सेविंग है आपकी, ठीक है। और ये एक और ऑफर है, ठीक है ना, IIT JEE का अगर आप 30 मंथ्स का नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको CBSE का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, ठीक है ना, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है बच्चों। तो एज सुन एज पॉसिबल इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। Moving to new question here, next question here, और सर्किल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, given two circles with center C1 and C2 and radii as R1 and R2 respectively, if a variable circle C touch C1 and C2 externally and C1 and C2 also touch each other externally, ये दोनों जो दो गिवन सर्किल हैं वो भी आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, और उसके साथ साथ एक जो वेरिएबल, एक अननोन सर्किल है C that touches variable circle C touches both given circles externally. इतनी इंफॉर्मेशन है। Then find eccentricity of the locus, so this should be the locus. Find eccentricity of the locus of center of variable circle, जहां पे हमें given है ratio of R1 and R2। तो ये है पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं और उसको फिगर के हिसाब, फिगर से भी समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई दो गिवन सर्किल हैं, एक का सेंटर C1 है, रेडियस R1 है, एक का सेंटर C2 है, रेडियस R2 है। दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है, वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। और रेडियस यहाँ पे इसका R1 है, और इसका जो सेंटर है इसका रेडियस R2 है, सेंटर है यहाँ पे C1, और इसका जो सेंटर है बच्चों वो है यहाँ पे C2, ठीक है। तो ये हो गया C1 C2। नाउ देयर इज अ वेरिएबल सर्किल व्हिच टच बोथ द सर्कल्स एक्सटर्नली, एक वेरिएबल सर्किल है जो दोनों ही सर्किल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। इसका सेंटर हम C मान लेते हैं, और इस C का सेंटर का लोकस के बारे में कहा गया। फाइंड एसेंट्रिसिटी ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द वेरिएबल सर्किल। R1 is to R2 दिया हुआ है, वो बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि लोकस आएगा कैसे, क्योंकि ना हमें C1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ना C2 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। R1 R2 की वैल्यू नहीं दी हुई है। जो वेरिएबल सर्किल है वो तो वेरिएबल है ही, उसका सेंटर और रेडियस दोनों वैरी कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि एक्सटर्नली जो टच कर रहा है उसकी कंडीशन क्या है। तो सिंस C1 एंड C2 टच ईच अदर एक्सटर्नली, तो यहां से वी कैन राइट दिस इंप्लाइड डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2।
Now here I am writing C1 and C2 means the centers of the circle C1 and C2. ठीक है, तो distance between C1 and C2 is R1 plus R2 because we know if two circles touch each other externally तो उनके center के बीच का distance जो है वो sum of radii के बराबर होता है. Similarly C भी आपको तो इसी तरह से अब हम डायरेक्ट लिख देंगे. Similarly जो सर्किल C है वो भी तो C1 C2 को externally टच कर रहा है. इसका मतलब distance between center C and C1 is nothing but R plus R1 and distance between C and C2 is nothing but R plus R2. तो अब ये समझें कि इस पूरे में अननोन क्या है. C1 C2 अननोन है? बिल्कुल नहीं, वो तो पॉइंट है, गिवन पॉइंट है क्योंकि गिवन सर्कल है. R1 R2 डेफिनेटली गिवन रेडियाई है. R वेरिएबल सर्किल का रेडियस है तो वो एक अननोन है, तो ये हमने यहाँ पे इसे R मान लिया. और सेंटर वेरिएबल सर्किल का सेंटर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने S, K मान लिए, ये एक वेरिएबल पॉइंट है. ठीक है, तो एक वेरिएबल तो यहां से एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है अगर हम इसे रिलेशन 2 मान लें, इसे रिलेशन 3 मान लें. और चूंकि हमें पता है एज गिवन इन द क्वेश्चन R1 is greater than R2, so I will say कि subtract 3 from 2. What does that give us? So that gives us distance between C and C1 minus distance between C and C2 is how much? So this is R1 minus R2. Now isn't that a constant? R1 minus R2 तो अब कांस्टेंट हो गया ना बच्चों, क्योंकि R1 और R2 दोनों ही हमें दिए हुए थे, तो ये कांस्टेंट हो गया. अब ये बताएं कि ये जो एक्सप्रेशन आया है ये देखा है कि नहीं है? क्या है ये है कि C का डिस्टेंस, C is a variable point, so difference of variable point C, difference of distance of variable point C from two fixed points. Why? C1 and C2 are the fixed points. Two fixed points is a constant. And that constant, और जो वो कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट बच्चों? कांस्टेंट ये है R1 minus R2. That constant is less than distance between two fixed points. And what are those fixed points? C1 and C2. क्यों? क्योंकि C1 C2 के बीच का डिस्टेंस तो R1 plus R2 है, तो obviously R1 minus R2 is less than R1 plus R2. Now what does that mean? ये लोकस किसका होता है कि एक ऐसे वेरिएबल पॉइंट है वो इस तरह से चल रहा है कि उसका डिस्टेंस फ्रॉम टू, लाइक अगर ये एक फिक्स पॉइंट A है, ये एक फिक्स पॉइंट B है, यहाँ पे एक वेरिएबल पॉइंट P है. सो इफ समवन सेज दैट डिस्टेंस लाइक PA minus PB, if this is equal to some constant C where this C is less than distance between AB, then what does this variable point give us as the locus? तो वो जो variable point है वो हमें hyperbola देता है. तो ये पूरी condition अगर satisfy हो रही है तो locus of P is hyperbola. Locus of P is hyperbola. ये आपको यहाँ पे hyperbola मिल जाता है. इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो locus है वो यहाँ पे hyperbola है. So this imply locus of center C is a hyperbola, but that's not the question. Satisfaction तो मिला कि locus आ गया, but आंसर नहीं मिला अभी तक, क्योंकि आंसर तो इसेंट्रिसिटी का चाहिए. अब वो कैसे? तो वो ऐसे कि ये जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सो दे आर फोकाई. ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है वो क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ. सो नाउ यू विल से, अगर हम इसे रेशियो में कन्वर्ट करें, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से याद रखिएगा कि वैसे तो आप कह सकते हैं कि ये कैसे, कि भाई कैसा भी हाइपरबोला हो तो उसके बीच की डिस्टेंस दो जो आपके फोकाई हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा 2AE नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती. ना ही ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हमेशा 2A होती है, वो भी नहीं होती. लेकिन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में समझें. नाउ इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला की इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को हम कंसीडर करें तो ये चीज हमें दिख रही है, और वो ये है कि दैट रेशियो जो है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस.
कितना 2AE over 2A which is E। ये है इसेंट्रिसिटी, ये है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब होता क्या है कि आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला रहे फॉर्म में, इक्वेशन के टर्म में अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन का हाइपरबोला रहे या कैसा भी हाइपरबोला रहे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, कैसा भी रहे, डिस्टेंस के जो रिलेशंस हैं वो वैरी नहीं हो सकते। यू कैन विजुअलाइज इट लाइक एक्स एक्सिस पे हाइपरबोला आपका ऐसे रखा है, उसी को अगर उठा के ऐसे घुमा दिया गया तो ये जो डिस्टेंस के रिलेशंस हैं कि जो फोकाई के बीच का डिस्टेंस है, फिर ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के एक्सप्रेशन भी बदल जाएंगे लेकिन रिलेशन नहीं बदलेंगे। मतलब फोकाई के बीच का डिस्टेंस और ट्रांसवर्स एक्सिस के लेंथ का जो रेशियो है वो कैसे बदल जाएगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ उठाया है और इसे घुमा दिया है। Nothing in terms of distance is going to change। ये एक फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ, सो दिस इंप्लाई जो हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए, इसेंट्रिसिटी एज आई सेड डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई, वो कितना है C1 C2 फोकाई है तो वो R1 प्लस R2 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका R1 प्लस R2, फाइन। और आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ है कांस्टेंट, वो है यहाँ पे R1 माइनस R2, तो ये सॉरी R1 माइनस R2, ये आ गई आपकी इसेंट्रिसिटी। बट अगेन दैट्स नॉट द आंसर एक्चुअली, क्योंकि आंसर तो हमें R1 और R2 का रेशियो दिया हुआ, तो इसे R2 से डिवाइड कर दीजिए। सो इट्स R1 बाय R2 प्लस 1 एंड दिस इज R1 बाय R2 माइनस 1। तो ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 2, isn't that? So it's given to be 3 plus 2 root 2, yeah, and this is 2 plus 2 root 2, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 plus root 2 over 1 plus root 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो इसेंट्रिसिटी है वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए 2 plus root 2 है ना, इसे we can write it as 1 plus root 2 plus 1 over 1 plus root 2। So this is 1 plus 1 over root 2 plus 1। Now why did I write as root 2 plus 1? रैशनलाइज कर देंगे, root 2 minus 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये root 2 का स्क्वायर इज 2 minus 1 is 1, तो नीचे तो सब खत्म, ये आ गया और ये देखिए आंसर आ गया। अच्छा, वैसे ये है कौन सा हाइपरबोला इन दैट केस? किस हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी रूट 2 होती है? तो हमें पता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। खैर, एक फर्दर आगे जानने के लिए, ठीक है, तो ये है यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। सो आई फाउंड इट टू बी अ गुड क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज कुछ भी नहीं दिए होने के बावजूद भी सिर्फ हमने एक्सटर्नल जो एक दूसरे को सर्कल टच करते हैं उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है, और एक चीज बस ये ध्यान दी कि R एलिमिनेट कर लिया। जैसे ही हमें यहाँ पे दिखा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे R एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बाद ये डेफिनेशन अपने आप दिख गई और क्वेश्चन हो गया बच्चों।